अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब एकेडमी। आज हम लोग अपना 4th टॉपिक पढ़ने लगे हैं जिसका नाम है इंजैम्बल। और इसके बाद हम लोग डायरेक्ट कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल इंजैम्बल पर नहीं जाएंगे जो कि इसकी टाइप्स हैं, बल्कि हम लोग सी किटल की बुक से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। CKITT, चार्ल्स किटल आई थिंक ये। तो किटल की बुक से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो उसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स पहले कवर करेंगे जो कि हैं लाइवलीज थ्योरम, एंट्रोपी एंड इक्विलिब्रियम कंडीशंस। उसके बाद हम लोग कैनोनिकल इंजैम्बल, माइक्रो कैनोनिकल इंजैम्बल एंड ग्रैंड कैनोनिकल इंजैम्बल पर जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग इंजैम्बल टॉपिक अपना स्टार्ट करने लगे हैं। बुक में यही आपका सीक्वेंस है और कोर्स आउटलाइन में भी यही सीक्वेंस है। इंजैम्बल के बाद आपको एंट्रोपी, लाइवलीज थ्योरम, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। है इंजैम्बल, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंजैम्बल। अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर सिस्टम्स इज़ कॉल्ड इंजैम्बल। कलेक्शन ऑफ सिमिलर सिस्टम्स, आपके पास सिस्टम्स जो हैं वो सिमिलर होने चाहिए। आपके पास, हम लोगों ने पहले लेक्चर्स में बात की थी कि हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनामिक सिस्टम्स की बात करेंगे। ठीक है, दिस इज़ थर्मोडायनामिक सिस्टम। इसका एक प्रेशर है, वॉल्यूम है, आपके पास इसका टेम्परेचर है, एनर्जी है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है। दिस इज़ सिंगल सिस्टम। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ सिमिलर सिस्टम्स, सेम वो सिस्टम जिसके अंदर के ये जो पार्टिकल्स हैं ये चेंज ना हो, तो उन सिस्टम, सिमिलर सिस्टम्स का कलेक्शन हो, काफ़ी ज़्यादा इस तरह सिस्टम्स हों, तो उनकी कलेक्शन को हम लोग इंजैम्बल कहेंगे। इंजैम्बल जो है और सिस्टम से इंजैम्बल जो है, सिस्टम्स जब इंजैम्बल बनाते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ये वो 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1 कंडीशन है ऑल द सिस्टम्स इन इंजैम्बल में जो तमाम सिस्टम है हैव सेम हैमिल्टोनियन, इनका हैमिल्टोनियन सेम होना चाहिए। हैमिल्टोनियन आपको पता है, हैमिल्टोनियन एनर्जी से रिलेट करता है। हैमिल्टोनियन जो है ये एनर्जी से रिलेट करता है, मींस कि एनर्जी सेम होनी चाहिए। एनर्जी सेम होगी तो फिर उससे V, P, T, E, N ये सारे जो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं ये भी सेम हो जाएंगे। तो इट मींस के फर्स्ट वन में हम कह रहे हैं कि हैव सेम हैमिल्टोनियन मींस दैट वी शुड हैव सेम मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स V, P, T, E, N which are the volume, pressure, temperature, energy and number of molecules. Number 2 condition is that all of the systems in ensemble must be non-interacting, means that this system should be separated from this system and this system should be separated from this system. All of the systems in ensemble should be separated from each other and these should be non-interacting. ensemble का जो concept है 1900 में J. Willard Gibbs ने दिया था। ये आपको MCQs आ सकता है। नंबर 2 हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ़ सिस्टम्स इन एग्जाम्पल इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आसान फार्मूला। तो नंबर ऑफ़ सिस्टम्स इन एग्जाम्पल, अब आपको ना मैं एक बात बता दूं कि नंबर ऑफ़ सिस्टम्स क्या चीज़ है। अच्छा, ये आपके पास अच्छा बने थे, ये नंबर ऑफ़ सिस्टम्स हैं। ठीक है, ये 1 2 3 ये नंबर ऑफ़ सिस्टम्स हैं और इसके अंदर ये जो n है, नंबर ऑफ़ सिस्टम्स को हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में L से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ़ सिस्टम्स को L से रिप्रेजेंट करते हैं, L से। ठीक है, नंबर ऑफ़ सिस्टम्स को L से। और n फैक्टोरियल, ये जो n है इसका मतलब है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, मीन्स के इसके अंदर 6 पार्टिकल्स है ना, तो आपके पास 6 पार्टिकल्स हैं तो उससे कितने सिस्टम्स बन सकते हैं। नंबर ऑफ़ सिस्टम्स इन एग्जाम्पल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज लाइक वी हैव 3 balls, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। वी हैव 3 balls, रेड, ग्रीन, ब्लू। अब रेड, ग्रीन, ब्लू हमारे पास 3 balls हैं। इट मीन्स के नंबर ऑफ़ बॉल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमारे पास कितने हैं, 3 से हमारे पास n की वैल्यू है 3,
तो नंबर ऑफ सिस्टम इन एग्जाम्पल में नंबर ऑफ सिस्टम्स कितने बन सकते हैं 3 से। अब आपको इसका n फैक्टोरियल लेना पड़ेगा। n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल जो है ये आपके पास है 3 × 2 × 1 = 6। तो मतलब कि आपके पास 6 सिस्टम जिससे बनाए जा सकते हैं। चलें चेक करते हैं। इनकी अरेंजमेंट हम लोगों ने चेंज करनी है और देखना है कि हमारे पास कितने सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं। रेड ब्लू ग्रीन, ब्लू रेड ग्रीन, ब्लू ग्रीन रेड, ग्रीन रेड ब्लू, ग्रीन ब्लू रेड। टोटल हमारे पास 6 सिस्टम्स बने हैं, 4 5 एंड 6। इस फार्मूला से आप नंबर ऑफ सिस्टम्स इन एग्जाम्पल निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं वाई वी हैव यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जाम्पल। हम लोग एग्जाम्पल का कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इसका आंसर है टू रिप्लेस टाइम एवरेजेस ओवर अ सिंगल सिस्टम बाय एग्जाम्पल एवरेज। मैं अपने पिछले लेक्चर में आपको बता चुकी थी कि जब आपके पास कोई सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मूविंग हैं, तो ये जो मूविंग पार्टिकल्स जो हैं आप एक टाइम पे देखेंगे इनकी पोजीशन कुछ और होगी, मोमेंटम कुछ और होगा, थोड़ी देर बाद इस पार्टिकल की पोजीशन मोमेंटम चेंज होता रहेगा। तो इसका मतलब कि आपको टाइम एवरेजेस लेनी पड़ती हैं ओवर अ सिंगल सिस्टम। एक सिस्टम के ऊपर बार बार टाइम एवरेजेस लेनी पड़ती हैं पार्टिकल्स के लिए। तो इन टाइम एवरेजेस को एक एग्जाम्पल एवरेज से रिप्लेस करने के लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। एग्जाम्पल एवरेज क्या है? एग्जाम्पल एवरेज पे एक कंप्लीट डिटेल मैं आपको अभी पढ़ाने लगी हूँ। एग्जाम्पल एवरेज है हमारे पास एवरेज ओवर ऑल द एलिमेंट्स एट अ फिक्स टाइम। आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर आपने एवरेज लेनी है एट अ फिक्स टाइम, एक फ़िक्स टाइम पर। टाइम बार बार चेंज नहीं होगा। यहाँ पे टाइम बार बार चेंज होता था, बार बार डिफरेंट टाइम पर आप जो है ना वो एवरेजेस लेते थे। यहाँ पे फ़िक्स टाइम पर आपने तमाम एलिमेंट्स पे एवरेज लेनी है, उसे एग्जाम्पल एवरेज कहते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास जो है ना ये एक सिस्टम है, ठीक है। तो इस सिस्टम में हमारे पास 3 बॉल्स थी, ठीक है। ये सिंगल हम लोगों ने ये सिंगल 3 बॉल्स से हमारे पास एक सिस्टम आया और इन बॉल्स के जो सिस्टम्स का जो कलेक्शन है उसे हम लोगों ने एग्जाम्पल कहा। अभी ये एक सिस्टम, इस एक सिस्टम के लिए सपोज लाइक हम लोग रेड बॉल के लिए बाकियों का डिफरेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उससे हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो ये 0 सेंटीमीटर पे है, ये 1 सेंटीमीटर पे सपोज कर रही हूँ मैं, ये 2 सेंटीमीटर पे है। तो रेड का रेड से डिफरेंस कितना है? 0। रेड का ग्रीन का रेड से डिफरेंस कितना है? 1। ब्लू का रेड से डिफरेंस कितना है? 2/3 मीन्स के 3/3 = 1। ये आपके पास एक सिंगल सिस्टम के लिए आप लोगों ने एक एवरेज निकाली और उसका फार्मूला क्या है? x bar = 1/n summation I = 1 to n xi। मीन्स के ये xi जो है ये आपका मीन है। आपने रेड को आपने सिलेक्ट किया और बाकियों का उससे मीन फाइंड किया और फिर उनका समीशन लेना, मीन सम अप करना। दिस इज़ द समीशन ऑफ द मीन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एल रेड। तो रेड के हिसाब से आप लोगों ने इनका ग्रीन का और ब्लू का इससे मीन लिया, ठीक है। ये फार्मूला है सिंपल एक सिस्टम के लिए। और अगर आप सारे सिस्टम्स के लिए कैलकुलेट करते हैं तो एक देखें ये एक एवरेज वैल्यू आई है। इसके लिए जब आप दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 0 + 1, ब्लू का रेड से 1, ग्रीन का रेड से 2, अगेन आ जाएगी आपके पास 1। अब आप दोबारा इसका कैलकुलेट करें, ब्लू का रेड से 1, रेड का रेड से 0, ग्रीन का रेड से 1/3 = 2/3। इस तरह ये जो है बाकी भी इसकी और इसकी भी वैल्यूज़ आ जाएंगी।
ये सारे जो आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं ये एवरेज वैल्यूज़ है ना। और अगर आपने इंजेंबल के लिए फार्मूला बिल्डअप करना है तो इंजेंबल के लिए फार्मूला क्या होगा, एक्स बार इज़ इक्वल टू 1/L समीशन आई इज़ इक्वल टू 1 to L एक्स आई बार। देखें सिंपल, जब आप लोगों ने एक सिस्टम के लिए लिया तब आपके पास एक्स आई आया था, जब आपने इंजेंबल के लिए लिया तो तब आपके पास एक्स आई बार आया। एक्स आई बार मीन्स कि हम लोग एवरेजेस का सम ले रहे हैं। एवरेजेस मीन्स दीज आर द वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ का जब सम लेंगे और नंबर ऑफ सिस्टम्स पर डिवाइड करेंगे, एल इज़ द नंबर ऑफ सिस्टम्स, तो नंबर ऑफ एवरेजेस को जब नंबर ऑफ सिस्टम्स पर डिवाइड करेंगे तो ये इंजेंबल के लिए वैल्यू आ जाएगी, इंजेंबल के लिए एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। चलें यहाँ से मैं थोड़ा मिटा लेती हूँ, रेज कर लूँ। चलें, यह आपके पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर आपके पास 10 पॉइंट्स हैं, सपोज करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 पॉइंट्स हैं और इनके जो हैं ये सेल्स बने हुए हैं, ये सेल्स बने हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू होगी 3। यहाँ पे 3 बॉल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू होगी 2, यहाँ पे भी होगी 2 और यहाँ पे भी होगी 3, ठीक है। आप इसे एल आई को यहाँ पे L1 L2 L3 L4 कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर आपके पास बॉल्स हैं और वो सेल्स में है, देन इन डैट केस आप एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे। इस केस में आप एवरेज वैल्यू बिल्कुल इसी तरह निकालेंगे, 1/L समीशन आई इज़ इक्वल टू 1 to L और यहाँ पे एल आई का एडिशन कर देंगे, ठीक है, एल आई का यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। तो ये जो थी सिंपल वैल्यू, ये इंजेंबल एवरेज की वैल्यू है, ठीक है। अब ये जो एल आई जो है, आपको यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि एल आई एक डिस्क्रीट फंक्शन है, ठीक है। ये आपको देखने से क्या पता चल रहा है, एल आई एक डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में ये फ़र्क है, सपोज लाइक यू हैव 0 1 2 3 4, ठीक है, ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ये 1 2 3 4 ये अलग अलग हैं, इनके दरमियान भी कुछ वैल्यूज़ हैं, 0 और 1 के दरमियान वो वैल्यूज़ हैं 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 टिल 0.9। तो डिस्क्रीट में आपके पास आप सिंगल डिजिट के साथ, इंटीजर के साथ वर्किंग करते हैं और कंटिन्यूस में आप पॉइंट्स के साथ, पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ को भी काउंट करते हैं। तो जब आपने, अगर आपके पास L जो है, आपको नज़र आ रहा है कि जो L जो था डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो था ये x का ही फंक्शन है, मीन्स के एल आई इज़ द फंक्शन ऑफ x, ये x का ही फंक्शन है ना। तो अगर आपने ये डिस्क्रीट फंक्शन, अगर आपके पास एल आई अभी डिस्क्रीट फंक्शन था तो उसके लिए इंजेंबल एवरेज की वैल्यू ये थी। सिंपल एक सिस्टम के लिए एवरेज की वैल्यू ये है। आपके पास जब ज़्यादा सिस्टम्स इंजेंबल हो तो तब इंजेंबल एवरेज की वैल्यू ये है, और अगर सेल्स बने हो देन इन डैट केस इंजेंबल एवरेज की वैल्यू ये होगी। और अगर आपके पास फंक्शन जो है डिस्क्रीट की बजाय कंटिन्यूस हो, ठीक है, फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस हो, इट मीन्स एल आई इज इक्वल टू एल इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, एंड फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस हो, देन इन डैट केस समेशन जो है वो इंटेग्रल के साथ चेंज हो जाता है। देन एक्स बार इज इक्वल टू 1/L इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी L इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड x dx। जब समेशन इंटेग्रल के साथ चेंज होता है तो तब लास्ट पे जो आपके पास वेरिएबल हो उसका डेरिवेटिव d ऑफ x, यहाँ पे वेरिएबल x था इसलिए उसका डेरिवेटिव d ऑफ x आ गया। अभी आपने देखा ये वैल्यू, दिस इज़ द इंजेंबल एवरेज फॉर डिस्क्रीट फंक्शन,
डिस्क्रीट के लिए थी और ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन के लिए इंजैम्बल एवरेज की वैल्यूज़ है। दिस इज़ द इंजैम्बल एवरेज फॉर कंटिन्यूस फंक्शन। अब अगर आपके पास x जो है, आप लोगों ने इसे डिस्टेंस लिया था, तो अगर आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन हो, सपोज लाइक r, तो r विच शुड बी द फंक्शन ऑफ x, देन इन दैट केस हम लोग इंजैम्बल एवरेज को इस तरह लिखेंगे, r बार इज इक्वल टू 1/l माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, l इज़ द फंक्शन ऑफ x, r इज़ द फंक्शन ऑफ x, d ऑफ x। अगर r आपके पास कोई आर्बिट्रेरी प्रॉपर्टी हो x की, देन इन दैट केस आपने इंजैम्बल एवरेज को इस तरह लिखना है। ये भी फार्मूला आप नोट कर लें। अब आप जानते हैं, मैं आपको पहले ये बात कह चुकी हूँ, ये इस इक्वेशन को देखें, इसमें ये बात मैंने कही है इस इक्वेशन में मैंने बात कही थी कि L इज़ अ फंक्शन ऑफ x, और दूसरे इस इक्वेशन में हमने ये अज्यूम किया था कि अगर आपके पास L जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन के लिए आपने ये वैल्यू निकाल ली। हम जानते हैं कि L एक कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर L एक कंटिन्यूस फंक्शन है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, L एक कंटिन्यूस फंक्शन है तो L को इस तरह लिखा जा सकता है। कंटिन्यूस के लिए आप इंटेग्रल और डेरिवेटिव ऑफ x लगाते हैं तो आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन की फॉर्म बन जाती है। तो यहाँ पे L को मैं रिप्लेस कर लेती हूँ इस चीज़ से, तो r बार इज इक्वल टू 1 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, L is the function of x, R is the function of x, d of x, minus infinity to infinity, L is the function of x, d of x। ये जो है ये बेसिकली आपके पास फार्मूला है इंजैम्बल एवरेज का। इस फार्मूला को आपने याद कर लेना है। दिस इज़ द फार्मूला फॉर इंजैम्बल एवरेज। ये मेन आपके पास इतनी कैलकुलेशंस के बाद इंजैम्बल एवरेज का फार्मूला आया है। अब हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इंजैम्बल एवरेज, तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। तो अब मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन फेज स्पेस। फेज स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेंसिटी फाइंड करनी है। आपने यहाँ पे पीछे जो है ये यहाँ पे इस इक्वेशन में देखें, यहाँ पे जो L आई हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिया था, और L जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ सिस्टम्स है। L आई इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड L इज़ द नंबर ऑफ सिस्टम्स। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की हम लोगों ने डेंसिटी फाइंड करनी है। तो डेंसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेंसिटी के लिए लिखते हैं नंबर ऑफ सिस्टम्स डिवाइडेड बाय फेज स्पेस। दिस इज़ द डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम लोग इस तरह डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, L जो है नंबर ऑफ सिस्टम्स है, ये आप लोग डेफिनेशन इसकी लिख लें। ठीक है, डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज़ द नंबर ऑफ सिस्टम्स इन फेज स्पेस, नंबर ऑफ सिस्टम्स इन फेज स्पेस। दिस इज़ द सिंबल फॉर फेज स्पेस। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ नंबर ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ फेज स्पेस। तो इससे डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, d सिग्मा इज इक्वल टू डी एल। यहाँ पे सॉरी, ये d सिग्मा नहीं, d गैमा है, मैंने इसे सिग्मा बोल दिया।
तो अगर मैं इस फॉर्म को इस तरह लिखूं, देन इन डैट केस आपका डेरिवेटिव इंटेग्रल के साथ कट हो जाएगा और आपके पास L की वैल्यू आ जाएगी इंटेग्रल पी डी गैमा। आपके पास L की वैल्यू आ जाएगी इंटेग्रल डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फेज स्पेस। तो अब आप देखें, ये थोड़ा रेज कर लें। हम लोग इस इक्वेशन में L की वैल्यू को पी डी गैमा से, इंटेग्रल पी डी गैमा से रिप्लेस कर लेते हैं। यहाँ पर L की जो वैल्यू है तो ये आपके पास आ जाएगी। अच्छा आप देखें, ये डी गैमा है, ठीक है, और ये हम लोगों ने लिया है x में। तो जब आपका p जो है, सपोज करें आपका p जो है फंक्शन है q p एंड t का, ये जो डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है ये आपका फंक्शन है q p t का। तो आपको पता है इन डैट केस आपके पास जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है r, वो किसका फंक्शन होगा, q एंड p का, ठीक है। तो इन डैट केस आपके पास ये इस इक्वेशन में किस तरह बन जाना है, r बार इज इक्वल टू इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अच्छा, हम लोगों ने L की जगह ये वैल्यू लिखनी है, तो L की जगह आ जाएगा P इज़ द फंक्शन ऑफ Q P T, R इज़ द फंक्शन ऑफ Q P, D गैमा डिवाइडेड बाय माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी P इज़ द फंक्शन ऑफ Q P T D गैमा। अच्छा, ये इस तरह करने का मकसद, इस तरह करने का पर्पस जो है वो सिर्फ ये है आपको बताना कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका फंक्शन x ही हो, आपका फंक्शन चेंज हो सकता है। आपको पता है कि जो आपके पास फेज स्पेस है ये q और p वाली है, मतलब q के 3 कोऑर्डिनेट्स, p के 3 कोऑर्डिनेट्स। अगर n आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, देन इन डैट केस 3 and 6 n डायमेंशनल जो ये स्पेस है ये फेज स्पेस है, ये p और q पे डिपेंड कर रही है, इसके अंदर p और q है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल्स चेंज किए हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार x ही हो, तो ये चेंज करके कोई और आपके पास वेरिएबल्स हों, देन इन डैट केस आपके पास ये x जो है ये भी चेंज होगा। ये गैमा स्पेस के लिए आपके पास वेरिएबल्स ये होने चाहिए, तो ये भी आपने वैल्यू याद कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये सारे इंजैम्बल से ही हम लोग निकाल रहे हैं कि पहले हम लोगों ने देखा इंजैम्बल एवरेज निकाली, इंजैम्बल एवरेज निकालने के बाद हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला। डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर इंजैम्बल एवरेज में पुट करें तो तब इंजैम्बल एवरेज की वैल्यू क्या होगी, ये वो वैल्यू है कि जब डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को इंजैम्बल एवरेज में L की जगह पर इस फॉर्म में रिप्लेस कर दिया जाता है, देन इंजैम्बल एवरेज की वैल्यू क्या होगी। अभी तक हम लोगों ने सारी जितनी भी ये वैल्यूज़ निकाली जिन्हें मैंने ब्लॉक में फिल किया, ये सारी की सारी इंजैम्बल एवरेज की वैल्यू थी। अब हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, आपके पास सिस्टम्स हैं और उन सिस्टम्स में से आपने, ये आपके पास सिस्टम्स हैं, ये आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सिस्टम्स हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब है आपने ये लोकेशन चूज़ की, इस लोकेशन में
आने वाले सिस्टम की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस चीज़ को कहेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, यहाँ फ़िलहाल इसे कहेंगे प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पर कितने सिस्टम्स आ सकते हैं उसे कहेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो आपने कोई लोकेशन चूज़ की, उसमें सिस्टम्स के आने की जो प्रोबेबिलिटी है उस चीज़ को सिस्टम्स के आने की, ज़्यादा सिस्टम्स के आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है इसका फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं, और प्रोबेबिलिटी जो है दिस इज़ इक्वल टू P/L। ठीक है, तो ठीक है, P/L। P is the function of Q, P and T. So probability density will be the function of Q, P and T। ठीक है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में जो P/L वैल्यू है, वो इक्वेशन मैंने रेज कर दी है। तो ये L है ना, ये सारी टर्म आपने देखा था, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ L। ठीक है, T इंटेग्रल T d गैमा इज इक्वल टू L। तो इस टर्म में मैं इस P को, ठीक है, और ये जो DL वाली वैल्यू है, ठीक है, P, इस P और इस L वाली वैल्यू को, और इंक्लूडिंग दिस, जब मैं इस चीज़ को रिप्लेस कर लूँगी तो तब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी P/L है ना, दिस इज़ P एंड दिस इज़ L। दिस, ये पूरी टर्म जो है ये L के इक्वल है और ये ऊपर P के इक्वल है। P/L जो है ये हमारे पास इक्वल है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के, मीन्स के डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिस्टम्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इस चीज़ को मैं रिप्लेस कर देती हूँ, R बार इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी probability density Q is the function of QPT, R is the function of QP D gamma। तो ये है फार्मूला इंजेंबल एवरेज का। जब इंजेंबल एवरेज में आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, जब आप इंजेंबल एवरेज में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू पुट करते हैं, देन इन डैट केस इंजेंबल एवरेज के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा। हम लोगों ने कई सारे फार्मूलाज किए हैं, ये बुक से मैं करवा रही हूँ, बुक के अंदर ये सारे फार्मूलाज थे, तो इसलिए मैंने ये सारे फार्मूलाज करवा दिए हैं। पेपर में ज़रूरी नहीं है कि ये आए, अगर आप BS के स्टूडेंट हैं तो देन इन डैट केस डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर आपको वो पूछ सकते हैं व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन फेज स्पेस, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन फेज स्पेस। तो तब आप लोगों ने ये छोटे छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है, तो तब आप लोगों ने ये जो है ना कवर करने हैं ये टॉपिक्स। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी इस तरह अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है।